गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 25 सितंबर पे पहुंच गए हैं और इस वीडियो में हम द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ है उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं, जो आपको 4 अक्टूबर का जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो करेगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो सीरीज़ को बहुत ही अच्छे से देखिएगा जहाँ से हमने स्टार्ट की थी, ताकि आपको सारे करंट अफेयर एटलीस्ट कम से कम लास्ट के 2 महीने के बहुत अच्छे से कवर हो जाएं। ठीक है, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, उसमें स्टैटिक और आपके करंट के दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। तो कोशिश करिए कि सारी की सारी वीडियो अगर एक बार ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखने के पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने से क्या रहता है कि आप उसको, अगर आपने वो क्वेश्चन पहले से एक बार पढ़ चुका है जो रिपीट हुआ है, उसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। उसमें से ये रहेगा, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, धीरे धीरे फिर हम इसको आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी पहुंचाना शुरू करेंगे। अभी थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि अभी मैं सिंगल यहाँ पे वर्क करता हूँ ना, इसीलिए। ठीक है, अब जल्दी थोड़ा सा मार्किंग स्कीम को समझ लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। मार्किंग स्कीम में ये है कि 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करना है, जो हमारी प्रीलिम्स की प्रोबेबिलिटी को फुल कर देता है। ठीक है, 10 में से 6 मतलब अगर प्रीलिम्स के लिए आपको एग्जाम क्रैक करना है तो 120 प्लस ये मोर देन सफिशिएंट माना जाता है कि इसके ऊपर कभी प्रीलिम्स का कट ऑफ नहीं जाएगा और यहाँ पे आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हैं तो दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर योर इन एग्जाम। ठीक है, चलिए तो फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना स्कोर जितना भी आ जाएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, 10 अगर 6 में से कम भी आता है तो टेंशन नहीं लेना, वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और 24 आवर्स के बाद तो जिसका भी 10 में से 10 आया तो भी उसको रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहेगा उसको बार बार पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट एंड पब्लिशर इज और आर करेक्टली मैच। इनमें से कौन सी रिपोर्ट और पब्लिशर करेक्टली मैच है। फर्स्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्या इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पब्लिश किया है। सेकंड है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्या इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पब्लिश किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, क्या इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने पब्लिश किया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं राइट आंसर क्या। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ही पब्लिश किया, बिल्कुल ठीक है। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इसने ही इसको पब्लिश किया है। तो राइट आंसर आपका बी हो गया, क्योंकि जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट है इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल पब्लिश नहीं किया। तो राइट आंसर बी हो गया। कुछ और चीज़ें समझते हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, इसको फ्रीडम हाउस फ्लैगशिप पब्लिकेशन इज द स्टैंडर्ड सेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल राइट एंड सिविल लिबर्टी। फ्रीडम हाउस इज अ यूएस बेस्ड राइट वॉचडॉग। मतलब क्या है कि जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट है इसको फ्रीडम हाउस फ्लैगशिप पब्लिकेशन इसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पब्लिश किया है और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने पब्लिश किया है। जिसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इंडिया की रैंक याद रखना है। ये 144 है 153 कंट्रीज़ में 2020 की रिपोर्ट है ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। और जब आप मेंस में लिखते हैं तो वहाँ पे इस तरीके की रिपोर्ट को मेंशन करते हैं। ठीक है, वहाँ ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे अगर आप मेंशन करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कृतज्ञ हैकाथॉन। अभी कृतज्ञ हैकाथॉन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, बताना आपको कि इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। एंड सेकंड है, इट एम्स टू प्रमोट पोटेंशियल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर एनहेंसिंग फार्म मैकेनाइजेशन, कि इसका एम है कि प्रमोट करना पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज़ को। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी सोल्यूशन होते हैं ताकि इन्हेंस की जा सके और बढ़ाई जा सके फार्म मैकेनाइजेशन को। ठीक है, जो भी फार्म होता है उसके मैकेनाइजेशन को, उसमें जो जौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, जौन सी इंपॉर्टेंट मशीन्स हो सकती हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हो सकती है, मेथड्स हो सकती हैं फार्म के अंदर, उन सभी चीज़ों को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए, सबसे पहले जो इसमें इजी को स्टेटमेंट से हम चलते हैं कि क्या इसका एम है प्रमोट करना टेक्नोलॉजी सोल्यूशन और इन्हेंस करना फार्म मैकेनाइजेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या इसको नीति आयोग ने पब्लिश किया, ये गलत है।
ठीक है, इट इज़ नॉट पब्लिश बाय नीति आयोग। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका बी हो गया। अब समझ लेते कुछ और चीज़ें कि कृतज्ञ है इसको प्लान किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, ठीक है, जो नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंदर आता है। तो याद रखिएगा ICAR ने इसको प्लान किया है, जो किसके अंदर आता है, NAHEP, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और स्टूडेंट, फैकल्टीज़ एंड इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी जो हैं वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जो काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो फैकल्टीज़ वहाँ पे वर्क कर रही हैं पूरी कंट्री के अंदर, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकती है और पार्टिसिपेट करती है इन इवेंट में फॉर्म ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, अपना ग्रुप बना के, ताकि एक अच्छे खासा एक सोर्स इसमें से निकाला जा सके, ठीक है। और ये जो हैकाथॉन है इसका एम है कि प्रमोट करना पोटेंशियल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर इनहेंसिंग फार्म मैकेनाइजेशन विथ स्पेशल एम्फोसिस ऑन वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट, ठीक है, जहाँ पे वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा वुमेन, जब आप वुमेन एमेंसिपेशन के ऊपर कुछ लिखते हैं, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ लिखते हैं, तो वहाँ पे कुछ इन सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं कि इस तरीके के हैकाथॉन भी स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कुछ इस तरीके का इसका इन्फोग्राफिक दिखता है, देख लीजिए। नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन जो प्रोजेक्ट जिसको कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी देख लो कि जो फर्स्ट प्राइज़ है इसमें 5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज़ 3 लाख और थर्ड प्राइज़ में 1 लाख रुपए का रखा गया है, ठीक है। तो इसमें फोकस वही करेगा, आपकी जो लर्निंग है, ठीक है, किस तरीके से रहती है, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको देखी जाएगी। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं, और 15 सितंबर से 30 सितंबर तक ही चलने वाला है। चलो नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। अभी जो हमने पढ़ा था, जिसको आपका जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट आते हैं, उसी के अंदर ये इसके अंदर जो एजेंसी आती है, आपको बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट सपोर्ट द एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, कि ये सपोर्ट करती है एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, इसके साथ ही साथ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर आती है। जिसको सेकंड है कि द प्रोजेक्ट इज़ फुली फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर हाई एजुकेशन प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीटली फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, आंसर दीजिए और फिर हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर। देखिए, जो कृतज्ञ हमारा इनिशिएटिव जो हैकाथॉन स्टार्ट किया गया था, उसी के रिगार्डिंग भी ये आगे है, ठीक है। तो ये जो है, ये तो ठीक है, अभी हमने देख लिया कि इसके अंदर जो आपका ICAR आता है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एक सेकंड, ठीक है, ये आता है। तो इसलिए क्या करता, मतलब ICAR जो है ये किसके अंदर आता है, NAHEP के अंदर आता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, साथ साथ जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इन सभी को ये सपोर्ट करता है एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन क्या इसको कंप्लीट फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक? देखिए ये गलत है, इसको 50 और 50 के रेशो में पब्लिश किया जा रहा है, मतलब फंड किया जाएगा। 50 देगा वर्ल्ड बैंक एंड 50 फंड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आंसर क्या हो गया? आंसर सी नहीं होगा, आंसर विल बी योर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, कुछ और चीज़ इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट पे जोड़ दिया जाएगा। कंपोनेंट 1 जो रहेगा, ये रहेगा सपोर्ट टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करिए। कंपोनेंट 2 में आप करोगे इन्वेस्टमेंट इन ICAR, ठीक है, जो लीडरशिप को बढ़ाएगा एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन में। और कंपोनेंट जो 3 रहेगा, इसमें प्रोजेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है, उसके ऊपर जोर दिया जाएगा, जिसका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि ये जो कंपोनेंट है ये एडमिनिस्टर करेगा, सुपरवाइज करेगा, मॉनिटर करेगा और एवेल्युएट करेगा पूरे प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसमें जो शेयर है ये 50 और 50 का रहेगा, जिसमें वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इतना इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, क्या करने के लिए? एजुकेशन डिवीज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए ICAR के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो फोर्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020। तो अभी मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 पब्लिश किया है, इंपॉर्टेंट है, और अभी 2020 में पब्लिश किया गया है, तो चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट है, द बिल विल अप्लाई टू न्यू मैंगलोर एंड मुरमुंगाओ पोर्ट्स अमंग अदर द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो बिल है इसमें अप्लाई किया गया है न्यू मैंगलोर एंड मुरमुंगाओ पोर्ट्स अमंग अदर मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, इन सभी को इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। सेकंड है, इट प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी फॉर ईच मेजर पोर्ट रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग पोर्ट ट्रस्ट, कि ये प्रोवाइड करेगा कि एक क्रिएट की जा सके बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी, किसके लिए? अदर जो मेजर पोर्ट होते हैं, ताकि उनको जिनको रिप्लेस किया जा रहा है, जो अभी पोर्ट हैं, उनके ट्रस्ट से, ठीक है।
तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए इसका जो राइट आंसर है ये तो आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि इसमें जो बिल में है ये मैंगलोर और मुरगांव पोर्ट और इसके साथ ही मेजर अदर इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है इंडिया के वो कवर किए जाएंगे। साथ ही साथ क्रिएशन करना बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी का, जो अदर मेजर पोर्ट होते हैं जिनको रिप्लेस किया जाता है एग्जिस्टिंग पोर्ट ट्रस्ट से, तो इसके लिए भी ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पेपर में कहाँ तक पढ़ के जाना है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि कोशिश करिए आपका एक जो आपका पेपर है वो 4 अक्टूबर को है, तो 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर तक के तो करंट अफेयर आपको छोड़ना ही नहीं है, और मोर देन 20 सेप के। ठीक है, ये तो हम जो पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, चांसेस है कि पूछ ले जाए बट ज़्यादा इसके चांसेस नहीं है। ठीक है, ये वही है आपका कि 30-60 वाला रेशियो, कि ये वाला जो हम पढ़ा रहे 30% ही आपका पूछा जाएगा, बट इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि मेंस में क्या पता इसी के रिगार्डिंग पूछ लिया जाए। ठीक है, मेजर पोर्ट्स के बारे में, तो इसलिए सारी चीज़ें यहाँ से कवर करके जाना है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए 15 सितंबर से 20 सितंबर तक के सारे करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर तक के कवर कर लीजिए, और पूरे 2 महीने के करंट अफेयर हमने इतने अच्छे से कवर कराया उसको पूरे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही इसके बारे में इंपॉर्टेंट थिंग थी। और इसमें जो बोर्ड जो बनाई जाएगी इसके अंदर जो चेयरपर्सन रहेगा और डेप्यूटी चेयरपर्सन रहेंगे, 2 लोग रहेंगे जिनको अपॉइंटेड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिनकी रिकमेंडेशन रहेगी सिलेक्शन ऑफ कमिटी। 1 मेंबर इसमें जो रहेगा द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से, और रेलवे मिनिस्टर रहेंगे, डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, कस्टम डिपार्टमेंट ऑफ बोर्ड विल ऑल्सो इंक्लूड 2 और 4 इंडिपेंडेंट मेंबर, कि इसके अंदर जो 2 और 4 इंडिपेंडेंट मेंबर रहेंगे, एंड जो उसमें जो 2 मेंबर रहेंगे ये रिप्रेजेंट करेगा आपका इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द मेजर पोर्ट अथॉरिटी की। मेजर पोर्ट अथॉरिटी के लिए 2 मेंबर अलग से इसमें रखे जाएंगे जो उनकी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेनिश फ्लू। तो स्पेनिश फ्लू के ऊपर 2 स्टेटमेंट हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट वाज कॉज्ड बाय H1N1 वायरस विद जीन ऑफ एवियन ओरिजिन, कि ये जो H1N1 वायरस का एक कॉज है जिसका जो जीन है ये एवियन ओरिजिन का है। सेकेंड है इंडिया वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक, कि इंडिया स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक से अफेक्ट नहीं हुआ था। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं, आई होप आपने इसका आंसर सही सोच लिया होगा। देखिए सबसे पहले देखिए ये तो काफ़ी इजी स्टेटमेंट है कि स्पेनिश फ्लू किसके कारण H1N1 वायरस, ये सभी कोई जानता है। तो पहली स्टेटमेंट तो काफ़ी इजी थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सबको बन गया होगा कि जो H1N1 वायरस है वही इसका कॉज है, जिसका ओरिजिन भी क्या है, एवियन ओरिजिन था। सेकेंड, क्या इस बीमारी से इंडिया अफेक्टेड नहीं हुआ था? देखिए ये गलत है। ठीक है, इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय द स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक। तो राइट आंसर आपका ए विल बी योर राइट आंसर हो गया। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में, कि जो स्टेटमेंट 1 है कि 1918 का जो इन्फ्लुएंजा स्पेनिश फ्लू था, जिसको पेंडेमिक, जो एक प्रकार से यही पेंडेमिक की तरह था, वॉज द मोस्ट सीवियर पेंडेमिक इन रीसेंट हिस्ट्री। अभी तक का सबसे ज़्यादा काफ़ी खतरनाक हिस्ट्री में ये पेंडेमिक था, और इसका जो कारण था ये H1N1 वायरस ही था। ठीक है, और कहा जाता है कि जब ये पेंडेमिक था तो करीब करीब की 14 से 17 मिलियन पीपल, ठीक है, 17 लाख पीपल तक की इसमें क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इससे जो आपका बॉम्बे वाला इन्फ्लुएंजा था, ठीक है, बॉम्बे इन्फ्लुएंजा, बॉम्बे फीवर के नाम से इंडिया में इसको जाना गया था, तो बॉम्बे भी इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया इससे अफेक्टेड नहीं हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या थी, इनकरेक्ट। और ये भी याद रखिएगा कि इन्फ्लुएंजा ये कब आया था, स्पेनिश फ्लू, ये 1918 में आया था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पनिशेबल ऑफेंस अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो अभी द हिंदू के ऊपर एक आर्टिकल था, वहाँ पे IT एक्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए थे। इसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट थी, आई थिंक यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट थी, इसके रिगार्डिंग आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई थेफ्ट बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और पासवर्ड। ठीक है, कि जो आइडेंटिफाई करना थेफ्ट को, जो चोर होता है जो यूज़ करना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और पासवर्ड के जरिए,
सेकंड आपका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये जो साइबर टेररिज्म है ये आपका सेकंड पॉइंट है, ठीक है, ये कोशिश करिएगा रिमेंबर रहे। साइबर टेररिज्म थ्रेटनिंग द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। जो साइबर टेररिज्म होता है, ठीक है, जो साइबर सेल से जैसे पैसे निकाल लिए जाते हैं, ठीक है, साइबर टेररिज्म का यूज़ किया जाता है जब यहाँ से दूसरी जगह फंड भेजना पड़ता है, तो वहाँ पे जो ये हमारी क्या करती है, हमारी जो इंटीग्रिटी होती है, ठीक है, हमारी जो यूनिटी होती है, सिक्योरिटी होती है, सॉवरेनिटी होती है इंडिया की, उसको क्या करता है, उसको खतरे में डालता है कि ये प्रॉब्लम आगे जनरेट हो सकती है और कोई भी इसके अंदर फंस सकता है। थर्ड है सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेटिव सर्विस, कि सेंडिंग करना ऑफेंसिव मैसेज कम्युनिकेशन सर्विस के जरिए, तो क्या ये भी आईटी एक्ट के अंदर आता है? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3, ठीक है, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए इसमें जो पूछा गया था पनिशबल ऑफेंस आईटी एक्ट के जरिए कौन कौन से है, तो देखिए पहली आपकी करेक्ट है कि आइडेंटिफाई करना थेफ्ट को बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और पासवर्ड। अगर कोई चोरी करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और पासवर्ड के जरिए तो वो आईटी एक्ट के जरिए एक पनिशबल ऑफेंस है। सेकंड, अगर कोई साइबर टेररिज्म के जरिए हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट पहुंचाता है तो वो भी क्या है, आईटी एक्ट के जरिए पनिशबल ऑफेंस है। और अगर कोई इस तरीके के ऑफेंसिव मैसेज भेजता है और कम्युनिकेशन सर्विस के जरिए तो वो भी क्या है, आईटी एक्ट के जरिए एक प्रकार से ऑफेंसिव और ऑफेंसिबल क्राइम है, और जिसके अंदर एक पनिशबल ऑफेंस के तौर पे उसको रखा जाता है और उसी के अंदर सजा सुनाई जाती है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपकी क्या है यहाँ पे करेक्ट है, तो डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। देखिए वही चीज़ें सारी दी हुई हैं। सेक्शन 66A हैज़ बीन स्ट्रक डाउन, जो 66A है इसने स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि ऑर्डर डेटेड 24 मार्च 2015 में, जो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था 2015 में, कि अगर इस तरीके के ऑफेंसेस होते हैं तो उनको पनिशबल ऑफेंस में रखा जाएगा, ठीक है। इसने स्ट्रक डाउन किया था 66A ने सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को 24 मार्च जो 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस आया था। तो आप याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी में जो आईटी एक्ट का सेक्शन 66 ए है, सेक्शन 66 जो सी है ये फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड करता है, डिसऑनेस्ट करता है, ठीक है, हमारे सिग्नेचर और पासवर्ड का यूज़ करके, तो सेक्शन 66 सी लागू होता है आईटी एक्ट का। अगर साइबर टेररिज्म होता है तो सेक्शन 66 एफ आईटी एक्ट का लागू होता है, ठीक है, उसके ऊपर फिर कार्रवाई की जाती है। और सेक्शन 66 ए जो होता है, ये जो होता है आईटी एक्ट प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस। तो जो ऑप्शन 3 है ये भी आपको क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है ऑप्शन 3, सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज, इसको ये इनकरेक्ट बताया गया है। क्यों इनकरेक्ट बताया गया है कि जो अगर देखिए सेक्शन 66A है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए 24 मार्च 2015 को, जब श्रेया सिंघाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस आया था कि देखिए अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का ऑफेंसिव मैसेज भेजता है कम्युनिकेशन सर्विस के जरिए तो उसको आईटी एक्ट के जरिए नहीं देखा जाएगा, ठीक है, उसको आईटी एक्ट के जरिए नहीं देखा जाएगा। तो आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आंसर डी नहीं होगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ आपका आंसर डी नहीं होगा। ये जो आंसर होगा आपका ये होगा केवल 1 एंड 2, मतलब ए विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि जो सेंडिंग ऑफेंसेस है, ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विस को भेजा जाता है, इसको आईटी एक्ट 66A जो था ये पहले तक तो था, ठीक है, जहाँ तक जब मैंने पढ़ा था तो फर्स्टली तो 66 जो ए था ये पहले इसको आईटी एक्ट के जरिए कंसिडर किया जाता था, लेकिन बाद में 2015 के बाद जो श्रेया सिंघाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था कि अगर कोई ऑफेंसिव मैसेज भेजता है कम्युनिकेशन सर्विस के तो उसको आईटी एक्ट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस तरीके से कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, तो कोशिश करिएगा उस गलती को क्या करना, रिड ऑफ करना अपन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, केस को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ई ग्राम स्वराज। तो ई ग्राम स्वराज के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ अ वेब पोर्टल रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि ये वेब पोर्टल इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने रिलीज किया है। सेकंड है इट विल इंटीग्रेट द PRIA सॉफ्ट एंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम टू इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम, कि ये इंटीग्रेट करेगा PRIA सॉफ्ट को एंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को ताकि इस्टेब्लिश किया जा सकता है एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम को, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है, आपने इसका सोच लिया होगा। देखिए ये जो है, ठीक है, इसको PRIA सॉफ्ट एंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम इस्टेब्लिश हो सके, तो
ये इंटीग्रेट करेगा आपका PRIA सॉफ्ट को एंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर मैंने आपको PRI का फुल फॉर्म यहाँ बता दिया तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से बता देते, ठीक है, इसलिए मैंने बताया नहीं था। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है इसने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। तो जो पंचायती राज मिनिस्ट्री आपकी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, उसने रिलीज़ किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको SOP कहते हैं, जो ई ग्राम स्वराज से रिलेट करता है। इसमें जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है नेशनल पंचायती राज डे अप्रैल 2024 को, ठीक है, 24 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया, और ये रिसेंटली अभी काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए इसके बारे में हमने क्वेश्चन बनाया और इसको डिस्कस किया है। इसका एम यही है कि ट्रांसपेरेंसी बनाना, स्ट्रेंथ करना ई गवर्नेंस को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और जो कंट्री थ्रू जो डिसेंट्रलाइज करना पूरी प्लानिंग को, प्रोग्रेस रिपोर्ट को और वर्क बेस्ड अकाउंटिंग को। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि पावर एक ही व्यक्ति के पास न रखना, सभी के पास थोड़ी थोड़ी पावर रखना, ताकि सभी इसमें अच्छे तरीके से वर्क कर सके, ठीक है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हमारे कंट्री में कब लाया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1993 में इसको हमारी कंट्री में लाया गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ई ग्राम स्वराज का पोर्टल है, इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो द नेम ऑफ लिस्ट ऑफ साइक्लोन इज प्रपोज्ड बाय द नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज, कि जो नेम है साइक्लोन का प्रपोज किया जाता है नेशनल मेट्रोलॉजिकल और जो हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज होती हैं उनके द्वारा। सेकेंड है रिसेंटली ओमन इज हिट बाय अ ट्रॉपिकल साइक्लोन हिक्का, तो अभी रिसेंटली ओमन को एक ट्रॉपिकल साइक्लोन हिक्का ने हिट किया था, तो इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है, ठीक है। देखिए जो नेम है जो लिस्ट का, इसको प्रपोज किया जाता है नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज, ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, ठीक है। इसको जो साइक्लोन के नेम जो प्रपोज किए जाते हैं, ये नेशनल मेट्रोलॉजिकल क्या होता है, मौसम विभाग का होता है, और जो हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज होती हैं जो पानी से रिलेट करती हैं, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, जो साइक्लोन के नाम को प्रपोज करती हैं। और अभी रिसेंटली एक हिक्का नाम का जो साइक्लोन है, इसने क्या किया है, ओमन को हिट किया। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर योर सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो वेरी सीवियर साइक्लोन का कैटेगरी में हिक्का को रखा गया है, कैटेगरी भी याद रखना है। जो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसने स्ट्रक किया है ईस्टर्न ओमन को, ठीक है, ईस्ट साइड में ओमन को, और इसका जो नेमिंग जो है जिसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, begin years ago in order to help in a quick identification of a storm and warning message because names are presumed to be easier to remember than number of technical terms, ठीक है। देखिए इनका जो नाम दिया गया ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ट्रॉपिक्स वाले एरिया में फॉल आउट होते हैं, और इनका नाम इसलिए दिया ताकि अच्छे तरीके से याद रहने में आसानी होती है कि किस तरीके से इनके नाम को क्या, इनके नाम टेक्निकल टर्म्स में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के जो नाम रखने की जो प्रक्रिया थी, ये स्टार्ट हुई ट्रॉपिकल साइक्लोन के सिस्टम को 2000 से इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये कुछ इस तरीके का देख ले सके, ये व्यू है, ये हमारा इंडिया वाला जो अरेबियन सी वाला पोर्शन है, और इधर पे जहाँ पे ये साइक्लोन जो आपको इस साइक्लोन जो दिख रहा है ना, ये जो हिक्का साइक्लोन है, और ये जो सोमालिया वाला रीजन है, यहाँ पे आपका ओमन वाला गल्फ ऑफ ओमन पड़ता है, तो ये जो एरिया पड़ जाता है आपका, यहीं पे ये साइक्लोन देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज है, इसके ऊपर दो स्टेटमेंट हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 1985, कि जो पहला इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज इसको सेलिब्रेट किया गया था 1985 में, ठीक है। सेकंड है द थीम ऑफ 2019 इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज इज साइन लैंग्वेजेस राइट फॉर ऑल, कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज की जो थीम है, ये साइन लैंग्वेजेस राइट फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए देख लीजिए राइट आंसर क्या। देखो सबसे पहले जो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज है, इसको स्टार्ट किया 1985 में, देखिए ये गलत है, इसको 2018 में इसका फर्स्ट सेलिब्रेशन किया गया था। और जो इसकी थीम दी है, ये थीम बिल्कुल करेक्ट दी गई है कि साइन लैंग्वेजेस राइट्स फॉर ऑल, तो ये जो थीम है ये 2019 की है, ये थीम आप याद रखिएगा, ठीक है।
राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर बी है। कभी कभी थीम रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति डीफ होते हैं, ठीक है, जो बहरे होते हैं, इनको सुनाई नहीं देता है, जिनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो साइन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं समझने के लिए, सारी चीज़ों को समझ और सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अभी प्रपोज किया गया है, डे केम फ्रॉम वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ, अ फेडरेशन 135 नेशनल एसोसिएशन ऑफ डीफ पीपल, ठीक है, कि 135 ऐसे नेशनल एसोसिएशन है जहाँ पे जो पीपल हैं वो डीफ है। और माना जाता है अकॉर्डिंग टू जो यूएन की रिपोर्ट है कि 72 मिलियन पीपल ऑल ओवर द कंट्री आर डीफ, ठीक है, कि 72 मिलियन पीपल, ठीक है, मतलब 72 लाख इतने पीपल क्या हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो आप समझ सकते हैं कि 72 मिलियन के हिसाब से आप अपना पूरा कनेक्शन निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 72 मिलियन पीपल क्या है, इतने पीपल पूरी थ्रू आउट द कंट्री क्या है, डीफ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसलिए साइन लैंग्वेजेस का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और अभी 23 सितंबर को ये लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया गया, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी थीम भी याद रख लीजिएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नरोपा फेस्टिवल इज सीन इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि अभी नरोपा फेस्टिवल न्यूज़ में था, तो ये किससे रिलेट करता है? ऑप्शन ए बुद्धिज़्म, ऑप्शन बी जैनिज़्म, ऑप्शन सी सिखिज़्म एंड ऑप्शन डी हिंदुज़्म। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए, ये जो नरोपा फेस्टिवल अभी न्यूज़ में था, बुद्धिज़्म से रिलेट करता है। लद्दाख वाले रीजन में इसको काफ़ी चीज़ें सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो जो नरोपा फेस्टिवल है, ये लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट जो फिलोसोफर थे, जो स्कॉलर थे, उन्हीं की याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो अभी 12th ऑफ ईयर, ठीक है, तो मतलब इसको एवरी 12th ऑफ ईयर, हर 12 महीनों में, इसको 12 सालों में इसको क्या किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो लास्ट सेलिब्रेशन था इनका, ऑर्गेनाइज किया गया था ईयर 2016 में, फॉर द कंप्लीशन ऑफ 1000 ईयर्स ऑफ नरोपा लेगेसी। नरोपा लेगेसी के 1000 साल पूरे होने पे क्या किया था, 2016 में इसको लास्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। और ये लार्जेस्ट असेंबली है जो डुरूका मास्टर्स की, इंक्लूड इसमें कल्चर परफॉर्मेंस की जाती है। जो प्रोमिनेंट हिमालयन आर्टिस्ट होते हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करके क्या करते हैं, अच्छे तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। कुछ इस तरीके से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड, ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इस तरीके के लेटेस्ट और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स अच्छे तरीके से मिल सकें और आपका एग्जाम अच्छे तरीके से क्रैक हो सके, ठीक है। जितना भी स्कोर आया हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 10 में से अगर 10 आए हो तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। 6 में से ऊपर आए हैं तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर 6 में से आपके स्कोर कम आए हैं तो निराश मत होइएगा, ठीक है। वीडियो को एक बार हाफ एन आवर के बाद रिवाइज करिएगा और फिर से अपने स्कोर को एडिट करके वापस से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि आपको भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल सके कि यस यू कैन डिड द वेल, ठीक है, आपने एक अच्छा काम किया है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।